बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मोमेंटम को पहले डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज का जो हमारा आर्टिकल है वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में है। ये उस मोमेंटम से जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं किस तरह से डिफरेंट है, आइए जरा जानते हैं आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आप जान गए हैं कि लेक्चर का नाम जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन आइए जरा हम पहले डिटेल में डिस्कस करें एक दफा कि मोमेंटम क्या होता है। ऑल्दो ये चीज आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मोमेंटम का एक इंट्रोडक्शन दोबारा से देने लगा हूं। अभी तक ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जब भी कोई चीज हमने रियल लाइफ में मेजर करनी हो, हम फिजिक्स में उसके लिए एक क्वांटिटी बना देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लोगों ने मेजर करना हो कि कोई चीज कितना तेज है या कितना स्लो चल रही है, तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने जब मेजर करना हो कि कोई चीज जो चलते हुए आ रही है, हिट करने पर वो कितना डैमेज कर सकती है, कितना खतरा है उस चलती हुई चीज से, कितना पोटेंशियल है उसके पास डैमेज करने का हिट करने के बाद, उसके लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है और उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। तो आसान अल्फाज में मोमेंटम क्या बताता है? मोमेंटम बताता है कि कोई चीज कितना डैमेज कर सकती है, या दूसरे अल्फाज में अगर एक चीज चलते हुए आ रही है तो उससे आपको कितना खतरा है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। तो आप किसी भी चीज का जो चलती हुई चीज है उससे हिट करने पर कितना खतरा होगा आपको, आप ये मेजर करना चाहते हैं, तो आप फिजिक्स में क्या देखेंगे? उस चीज का मोमेंटम देखेंगे। तो जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि हमारे पास, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं और आप लोगों ने क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना है। मैं आपसे पूछता हूं कि एक कार और एक साइकिल आपकी तरफ चलते हुए आ रही है, बताएं आपको किससे ज्यादा खतरा है टकराने के बाद? आप फौरन से कहेंगे कि सर गाड़ी से हमें ज्यादा खतरा है, क्योंकि गाड़ी एक हैवी चीज है, उसका मैस ज्यादा है, और साइकिल का मैस कम है, तो ज्यादा मैसिव चीज होगी तो उससे खतरा भी ज्यादा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जरा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि गाड़ी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है बस, और साइकिल 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब बताएं आपको खतरा किससे ज्यादा है? अब फौरन से आप गाड़ी को छोड़कर किसकी तरफ अपना आंसर ले जाएंगे? साइकिल की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं कि खतरा सिर्फ इस बात से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किसी चीज का मैस कितना है, बल्कि यह बात भी इंपॉर्टेंट है कि वो मैस कितनी स्पीड से आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप खतरे का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो मैस के साथ साथ स्पीड यानी कि वेलोसिटी भी हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। और ये मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आपको खतरा बता रहा है, और खतरा तो क्या होता है? मोमेंटम। तो हम कहेंगे भाई ये उस चीज का मोमेंटम है। तो ये हो गया हमारे पास मोमेंटम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। लेकिन आप लोगों ने देखा जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दी, जिसमें मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी है या मैंने आपको साइकिल की एग्जांपल दी है, अब गाड़ी और साइकिल तो एक स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं, तो ये तो लीनियर मोशन है। तो मैं कहूंगा भाई ये खतरा तो है, मोमेंटम तो है इनके पास, लेकिन कौन सा मोमेंटम कह दूंगा? लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास P होता है ना, ये है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। तो ये तो हो गई हमारे पास पहली चीज, और ये आप लोग चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने मोमेंटम का आर्टिकल पढ़ा, और मोमेंटम के आर्टिकल में आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चैप्टर नंबर 3 के उस आर्टिकल में जाएं तो चैप्टर नंबर 3 में वो मोमेंटम का एक और नाम लिख रहा है, और वो है क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि किसी चीज के पास कितनी मोशन है, या दूसरे अल्फाज में वही है कि कोई चीज कितनी खतरनाक है, कि उससे कितना बचना। जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, इसका मतलब हिट करने के बाद वो बहुत ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, उससे बचना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम का एक और नाम या डेफिनेशन कह सकते हैं, और वो क्या है कि ये मोमेंटम क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा क्योंकि आगे यूज होगी। ये वो मोमेंटम है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। लेकिन आज जो हमारे पास मोमेंटम है ना,
वो मोमेंटम तो है लेकिन उसके साथ एक वर्ड लगा हुआ है और वो वर्ड क्या है? एंगुलर। एंगुलर क्या होता है? जब भी कोई चीज अपने एक्सिस पर रोटेट करे, यानी कि स्पिन करे, जैसे जमीन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, जैसे व्हील अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, जैसे पंखा अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो हम कहते हैं ये चीज घूम रही है, यानी कि इसके पास एंगुलर मोशन है, लीनियर मोशन नहीं है गाड़ी वाली। तो अब हमारे पास फिर एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ? मोमेंटम तो वही होता है, खतरा, लेकिन किसका मोमेंटम? एंगुलर मोशन में जो चीजें हैं, वो चीजें जो घूम रही हैं, उनसे कितना खतरा है। तो वो क्वांटिटी जो ये बताएगी कि घूमती हुई चीजों के पास कितना मोमेंटम है, वो हमारे पास क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम। तो आपने देखा कि मोमेंटम की एक और टाइप भी है और वो है एंगुलर मोमेंटम, और उसको मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है जी, सिंबल याद रखिएगा, लीनियर मोमेंटम का सिंबल पी है, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल है। अब आप सोचेंगे भाई खतरा तो खतरा होता है, चीज घूम रही हो या चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही हो तो खतरा तो एक जैसा ही होगा। अगर मेरे पास ये एक फैन है जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है, हल्के मटेरियल से, इसका मास कम है, बिल्कुल इस जैसा एक और फैन लेता हूं, लेकिन वो फैन जो है वो लोहे जैसे हैवी मटेरियल से बना हुआ है। आप बताएं, जब दोनों एक ही स्पीड पर चल रहे होंगे, क्या दोनों का एक जैसा खतरा होगा? अगर मैं आपसे कहूं आपकी उंगली लगे किस फैन पर तो आपको ज्यादा दर्द होगी, आप फौरन कहेंगे सर ये जो लोहे का फैन है ना ये ज्यादा डैमेज करेगा, इसका मतलब उससे ज्यादा खतरा है। हालांकि एक जैसे फैन है लेकिन एक का मैस ज्यादा है तो इसका मतलब वो ज्यादा डेंजरस है। तो मैं कहूंगा कि जितना मैस ज्यादा उतना घूमती हुई चीजों का मोमेंटम ज्यादा। और ये बात कोई इतनी मसले वाली नहीं है, तो मैस पहले भी आया था। अब जरा इमेजिन करें, मैं आपके पास एक जैसे दो फैन लेता हूं, एक फैन कम स्पीड पर मूव कर रहा है जबकि दूसरा फैन जो है वो ज्यादा स्पीड पर मूव कर रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें से कौन डेंजरस है? किसको आप हाथ लगाने से डरेंगे? आप फौरन कहेंगे सर जो ज्यादा स्पीड में है ना वो ज्यादा डेंजरस है। इसका मतलब जब घूमती हुई चीजें हो तो उनका खतरा जो है वो भी स्पीड पर डिपेंड करता है। और ये बात भी इतनी ज्यादा आपको शॉक नहीं करेगी क्योंकि ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ी है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखने वाली है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक स्टिक है और ये दूसरी स्टिक है, एक की लेंथ ज्यादा है एक की लेंथ कम है, सपोज करें एज ए टीचर मुझे आपको मारना पड़ता है, आपका दिल होगा मैं किस छड़ी से ना मारूं? आप फौरन कहेंगे सर बड़ी वाली छड़ी से। अगर दोनों का मैस और दोनों की स्पीड सेम हो फिर भी आप बड़ी वाली छड़ी से ज्यादा डरेंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जब चीजें घूम रही हो तो याद रखिएगा जितना हमारे पास सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना हमारे पास खतरा बढ़ जाएगा, वो डैमेज ज्यादा करेगा हिट करने पर। यानी कि एंगुलर मोमेंटम, घूमती हुई चीजों का मोमेंटम एक और चीज पर भी डिपेंड कर रहा है और वो है उस चीज का साइज। तो ये आप देख सकते हैं कि तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। और याद रखिएगा जितना साइज बड़ा होगा उतनी उस चीज का डैमेज करने की एबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसके पास एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। यही वजह है कि आप छोटी छुरी की बजाय फल काटने के लिए बड़ी छुरी यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बड़ी छुरी जो है उसका साइज बड़ा है, जब उसका रेडियस ज्यादा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो हमारे पास ये लीनियर मोमेंटम था, जबकि ये जो एल है ये है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो थोड़ा सा तो आपको आइडिया हो गया कि घूमती हुई चीजों के मोमेंटम का मतलब क्या बनता है और सीधे चलती हुई चीजों के लीनियर मोशन में जो चीजें उनका मोमेंटम का मतलब क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया कि आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक से किस तरह से डिफरेंट है। लेकिन अब हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होगी। तो यहां सबसे पहली हेडिंग जो हम देंगे बच्चों वो होगी एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले जो मैंने लिखा वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, ये वाली सारी चीज। तो आपका आर्टिकल यहां से बकायदा स्टार्ट होगा। और मेरी बात याद रखिएगा, मैंने यहां पर आपको फार्मूला डायरेक्ट दे दिया कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन ये फार्मूला भी मैं आपके सामने डिराइव करूंगा आज के लेक्चर में। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन की, तो मैं आपके सामने ना पहले वो डेफिनेशन लिख दूं जो आपकी बुक ने पेज नंबर 110 पर ये ग्रीन वर्ड्स में लिखी है। मैं ये डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो ये देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है। अ बॉडी इज सेड टू possess
एंगुलर मोमेंटम। हम कहेंगे एक बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम है when its angular position changes with respect to या with reference to an axis। जब हमारे पास कोई भी बॉडी इस तरह से मूव करे कि किसी रेफरेंस एक्सिस से उसकी एंगुलर पोजीशन बार बार चेंज हो, तो मैं कहूंगा उस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस से एक पत्थर बंधा हुआ है और वो पत्थर इसके गिर्द इस तरह से मूव कर रहा है कि इस एक्सिस के लिहाज से उसका एंगल बार बार चेंज हो रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, क्योंकि ये पत्थर इस तरह से मूव कर रहा है कि इस एक्सिस के लिहाज से इसका एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है, तो मैं कहूंगा इसके पास एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या ये सही डेफिनेशन है? सर देखें, हमारे पास ये यहां से आगे जो बात लिखी है, एंगुलर पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस, किसी एक्सिस के लिहाज से किसी बॉडी की एंगुलर पोजीशन चेंज होना, यार इसको आसान अल्फाज में मैं ये नहीं कह सकता घूमना, क्योंकि जब आपकी किसी एक्सिस के लिहाज से पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एक्सिस के लिहाज से पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, बॉडी मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, यानी कि ये एंगुलर मोशन है। तो आसान अल्फाज में इस डेफिनेशन में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई चीज घूम रही हो तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। यार ये तो हमें पता है, लेकिन क्या ये डेफिनेशन होती है? क्या लीनियर मोमेंटम को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में इस तरह से डिफाइन किया था? क्या हमने ये बोला था जब भी कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो हम कहेंगे उसके पास लीनियर मोमेंटम है, तो जब भी कोई चीज घूम रही हो तो क्या हम ये कहेंगे उसके पास एंगुलर मोमेंटम है? भाई उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी तो होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई ना बुक में, एक्चुअली में ये डेफिनेशन इतनी अच्छी नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये बस ये बता रही है कि अगर कोई चीज घूम रही हो ना तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, वो तो हमें पता है। लेकिन अगर हम इसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन देखें तो वो क्या बनेगी, ये देखें कि लीनियर मोमेंटम को क्या बोला था, याद है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, बताता है डैमेज कितना है। तो यहां पर फिर एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कह सकते हैं? हम एंगुलर मोमेंटम को कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, लेकिन ये किस मोशन की क्वांटिटी बताती है? तो आप कहेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन नहीं, वो लीनियर था, हम कहेंगे क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। तो ये भी एक इसकी डेफिनेशन हो सकती है। और अगर हम बात करें, ये पहली है आपकी बुक की डेफिनेशन, ठीक है जी, तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये बुक डेफिनेशन है। फिर अगर हम देखें ये जो आपके पास दूसरी डेफिनेशन है, ये क्या है? ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है। और अगर हम बात करें एक मैथमेटिकल डेफिनेशन की, तो याद रखिएगा मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या आती है? व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो लीनियर मोमेंटम है। इस तरह से यहां पर याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जी? जो आर है, पोजीशन वेक्टर आर, और वो जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ, उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आती है। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कि एंगुलर मोमेंटम is defined as क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का? ये आर है, पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर, एंड दूसरी क्या चीज है? पी, लीनियर मोमेंटम, एंड लीनियर मोमेंटम। तो ये है असल डेफिनेशन, जहां से थोड़ा आपको आइडिया होगा कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या। तो ये बुक की डेफिनेशन है, ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, और ये हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सबका अपना अपना फायदा है। तो आप लोगों के सामने मैंने तीनों बातें लिख दी हैं। अब जरा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, इसका यूनिट और डायमेंशंस क्या होंगी। तो देखते हैं जी, यहां पर लिख देता हूं मैं,
ये है जी इसका यूनिट। आपको मालूम है यूनिट कहां से आता है? यूनिट आता है फार्मूला से। अच्छा, फार्मूला मैंने आपके सामने ऑलरेडी एक लिख दिया हुआ और ये फार्मूला है, जरा देखते हैं। इसमें हमारे पास m क्या है? मैस, और मैस का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? किलोग्राम। साथ हमारे पास v क्या है? स्पीड, और स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड। साथ हमारे पास r डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बना है? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और पर सेकेंड। इसको स्टूडेंट्स याद रखिएगा जाउल सेकेंड भी कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये है हमारे पास इसके यूनिट, ये एक ही यूनिट है, ये बेस यूनिट्स में मैंने लिख दिया, और ये हमारे पास डिराइव में लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो जाउल सेकेंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। और अगर आपसे कोई पूछे जाउल सेकेंड और किस चीज का यूनिट है, तो फौरन बताना है आप लोगों ने प्लांक्स कांस्टेंट का। प्लांक कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में आगे चल के पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। तो ये प्लांक कांस्टेंट का यूनिट और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट सेम होता है। अब जरा देखते हैं इसकी डायमेंशंस क्या निकलेंगे स्टूडेंट्स। यहीं पर हम इसकी डायमेंशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डायमेंशन आपको पता है कहां से निकलती है? अगर आपके पास यूनिट लिखा हो ना तो डायमेंशन आ जाता है बेस यूनिट से। ये बेस यूनिट मैंने आपके सामने लिखा है। क्या है बेस यूनिट जी? दोबारा लिख देता हूं यहां पर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये है हमारे पास डायमेंशन। इसका यूनिट क्या बनेगा? ये देखिए, किलोग्राम की डायमेंशन, ये हमारे पास यूनिट है, इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? किलोग्राम जो है इसकी जगह, क्योंकि किलोग्राम मैस है और मैस m से होता है तो m लिख दूंगा। इसी तरह से मीटर लेंथ है और लेंथ L से होता है तो L लिख दूंगा, लेकिन पावर वही रखूंगा। सेकंड क्या है? सेकंड तो टाइम का यूनिट होता है, तो टाइम T से होता है तो मैं यहां T लिख दूंगा और वही पावर। और आपको पता है डायमेंशन में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देते हैं। तो ये है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा, डेफिनेशन हो गई, यूनिट हो गया, फॉर्मूला हो गया, डायमेंशन भी हो गई है। अब जरा देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटिटी से मेरा क्या मतलब है? आपको मालूम है अक्सर मैं हेडिंग देता हूं कि क्वांटिटी कौन सी है, तो आपको मालूम है क्वांटिटीज दो किस्म की होती हैं, स्केलर और वेक्टर्स। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है कि क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स जब क्रॉस होते हैं तो उनका आंसर भी एक वेक्टर आता है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा इसको। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गई हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट बात। सो एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो। तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। अब आप पूछेंगे कि सर इसकी डायरेक्शन कहां होगी? तो जरा देखिए स्टूडेंट्स, हमें मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। पहले जरा मैं इन दोनों वेक्टर्स को बनाता हूं आप। तो ये हमारे पास इस पॉइंट से, इस पॉइंट O से एक कुछ डिस्टेंस पर, इस पॉइंट O से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैस है, एक बहुत छोटा मैस है, इसे हम बोलूंगा पॉइंट मैस। जब हमारे पास ये बहुत छोटा मैस होगा, सपोज करें इसका मोमेंटम इस वक्त इधर है, ठीक है जी, ये इसका मोमेंटम का वेक्टर है। और पॉइंट जो है वो हमारे पास पॉइंट मैस O से इतना दूर है, ये हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब देख रहे हैं कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। अब आप लोगों को याद है कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। और याद रखिएगा, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो वो जो आंसर आता है वो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर हमारे पास ये R है, ये P है, ये आपके व्हाइट बोर्ड के प्लेन के ऊपर है वेक्टर्स, तो आपका जो
वेक्टर आएगा क्रॉस के बाद वो इस प्लेन से बाहर होगा या प्लेन के अंदर होगा, यानी इस प्लेन में नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के। तो यहां से एक बात हम लोगों ने देखी और वो ये कि हमारे पास डायरेक्शन जो है, किसकी डायरेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। मैं यूं लिख देता हूं AM, एंगुलर मोमेंटम, जिसको मैंने L सिंबल दिया। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहां होती है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है कंटेनिंग R एंड P। जिस प्लेन के अंदर ये दोनों वेक्टर्स आ जाएंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम। मिसाल के तौर पर ये x एक्सिस में है, ये y एक्सिस में है, तो एंगुलर मोमेंटम कहां होगा, z एक्सिस में। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स। तो ये देखिए हमारे पास डायरेक्शन के लिए ये डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे, याद रखना है आप लोगों ने, राइट हैंड रूल के जरिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन फाइंड आउट की जा सकती है राइट हैंड रूल से। ये राइट हैंड रूल क्या कहता है मैं कई दफा आप लोगों को समझा चुका हूं, एक दफा फिर से देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक पंखा है, ये पंखा रोटेट कर रहा है। अगर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो कुछ ना कुछ खतरा होगा घूमते हुए, यानी कि एंगुलर मोमेंटम तो होगा। जरा देखें इसकी डायरेक्शन, देख रहे हैं आप लोग, ये जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, आपने राइट हैंड लेना है और उसकी फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल कर देना है, घुमाना है, और आपका थंब बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। आपका थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा एंगुलर मोमेंटम की। तो याद रखिएगा, यही डायरेक्शन हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी पढ़ी थी। तो हम कह सकते हैं जहां एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वहीं एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है। तो आप लोगों ने देखा कि राइट हैंड रूल जो है वो आपको बता सकता है किसी भी चीज के एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालने के लिए। जरा देखते हैं, हमारे पास ये एक व्हील घूम रहा है, बताएं इसका एंगुलर मोमेंटम कहां होगा, वही राइट हैंड रूल लगाएं तो आपके पास ये इसका एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर होगा। इसी तरह से हमारे पास एक हमारी जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है वो घूम रही है, और हमारे पास जब ये दुनिया घूम रही होगी इस एक्सिस पर, तो हमारे पास डायरेक्शन जो है वो एंगुलर मोमेंटम की ऐसे होगी। और स्टूडेंट्स याद रखना आप लोगों ने, एंगुलर मोमेंटम जितना ज्यादा होगा ना उतना बड़ा ही उसका वेक्टर होगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक पंखा है, मुझे पता है घूम रहा है लेकिन इतना खतरा नहीं है, बड़ा आहिस्ता स्पीड में घूम रहा है, तो मैं इसका वेक्टर बनाऊंगा उसी डायरेक्शन में, लेकिन वेक्टर इतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास यह पंखा तेज होना शुरू हो जाएगा तो इसका खतरा बढ़ता जाएगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर भी बड़ा होता जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ना सिर्फ यह बता रहा है कि कहां को है एंगुलर मोमेंटम, बल्कि यह भी बता रहा है कि वो एंगुलर मोमेंटम कितना कम या कितना ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे पास थोड़ा सा आइडिया एंगुलर मोमेंटम का। अब जरा देखें, ये राइट हैंड रूल जो है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इस रूल का मैंने एक और नाम भी बताया था, वो नाम था स्क्रू रूल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था राइट हैंड के इस रूल के जरिए हम स्क्रूज या कैप्स भी खोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक कोक की बोतल है और आप इसका ढक्कन खोलना चाहते हैं। अब आप अक्सर जब ढक्कन खोलते हैं आप क्या करते हैं, पहले इधर को घुमाते हैं, अगर नहीं खुलता फिर दूसरी तरफ। लेकिन क्या आप घुमाने से पहले जज कर सकते हैं कि कहां को घुमाएंगे तो ये ढक्कन खुलेगा? बिल्कुल। आपको मालूम है आप चाहते हैं ढक्कन ऊपर को आए, तो थंब आप ऊपर रखना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे घुमाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास जब ये ढक्कन जो है वो इस तरह से घुमाएगा तो हमारे पास कोक का ढक्कन जो है वो खुल जाएगा। इसी तरह अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं, नीचे भेजना चाहते हैं, तो थंब नीचे रखें तो आप ऐसे घुमाएंगे तो फिर हमारे पास ये बंद होना शुरू हो जाएगा। तो स्क्रूज खोलने के लिए, कैप्स खोलने के लिए यही रूल यूज होता है। तो हमारे पास राइट हैंड रूल जो है उससे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आ सकती है। स्टूडेंट्स आपकी बुक ने पेज नंबर 110 के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से दी है। आप देख रहे हैं कोई हेडिंग नजर नहीं आ रही, इस वजह से आपके सामने मैंने ये सारी हेडिंग्स जो हैं वो बना दी हैं कि पहले डिफाइन करना है, फिर यूनिट, और फिर क्वांटिटी और डायरेक्शन, और फिर आप लोगों ने राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन करना है। ये सारी चीजें आपकी बुक ने इसी पेज के ऊपर लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर ये जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखी है ये आपको ये ग्रीन वर्ड्स में मिल रही है। इसी तरह से हमारे पास ये जो यूनिट है ये भी आपको यहां पर इसी पेज के ऊपर नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला भी आपको इसी पेज के ऊपर नजर आ रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वांटिटी है
कि एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बात भी उन्होंने यहां पर मेंशन की हुई है। फिर इसी तरह से ये जो डायरेक्शन की मैंने बात की है, ये डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। ये बात भी आपके एग्जैक्ट यहां पर लिखी हुई है। और बाकी रह गई राइट हैंड रूल वाली बात, तो वो आपके साइड इंफॉर्मेशन में आप लोगों को नजर आ रहा है कि राइट हैंड रूल के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी है। तो ये तो हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को जानने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब जरा देखते हैं कि सर ने ये बोला ये वाला फार्मूला है, लेकिन यहां पर जब सर एक्सप्लेन करे तो ये वाला फार्मूला था। अब इनमें से कौन सा सही है, और अगर दोनों सही हैं तो यहां से इससे ये वाला फार्मूला कैसे निकालना है, आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। इस हेडिंग को मैं नाम दूंगा मैथमेटिकल डेरिवेशन का। आप हेडिंग्स नोट करते जाइए, आपको क्वेश्चन लिखने में बहुत आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे करनी है इस फॉर्मूले की, बहुत आसान है इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। हमें मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, आर क्रॉस पी के। लेकिन मैं एंगुलर मोमेंटम के ना मैग्नीट्यूड को डिस्कस करूंगा। आपको मालूम है हमारे पास, वैसे अगर इसको खोलूं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, आर क्रॉस पी का आंसर आएगा आर पी साइन थीटा और साथ एन हैट। ठीक है जी, ये हम लोगों ने फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा ना, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह से r क्रॉस p इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, ऊपर से वेक्टर हटा दूं, तो फिर मुझे ये डायरेक्शन जो है इसको निकाल देना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो ये है आर पी साइन थीटा। तो ये है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। लेकिन एंगुलर मोमेंटम के सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं हम इस फार्मूले में। अब जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थीटा क्या है, थीटा जो है वो आर और पी के दरमियान एंगल है। तो मैं कहूंगा वेयर थीटा इज द एंगल, where theta is the angle between R and P। लेकिन ये एंगल क्या होगा, आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। इमेजिन करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। आपको मालूम है ना कि जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है। हमें कैसे पता चला अलोंग टेंजेंट होती है, क्योंकि अगर सर्कल में मूव करते करते कहीं पर उसकी रस्सी या धागा टूट जाए तो कहां चला जाएगा ऑब्जेक्ट, सीधा टेंजेंट की डायरेक्शन में। इसका मतलब उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कहां थी, अलोंग टेंजेंट थी। तो फिर वो टेंजेंट में जा क्यों नहीं रहा था, रस्सी उसको मजबूर कर रही थी सर्कुलर पाथ में मूव करने पर। जैसे ही रस्सी खत्म हुई तो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गई। अब उसका सर्कल में रिवॉल्व करने का कोई जवाब नहीं बचा और वो हमारे पास टेंजेंट की डायरेक्शन में निकल गया। तो वेलोसिटी कहां होती है, टेंजेंट। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, जरा स्टूडेंट देखिएगा। याद है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी से निकलता, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन वो ही मोमेंटम की डायरेक्शन। और वेलोसिटी कहां होती है, टेंजेंट में। तो मोमेंटम भी कहां होगा, घूमती चीजों का टेंजेंट में होगा। तो स्टूडेंट्स जरा दोबारा से इमेजिन करें, वही हमारे पास सर्कल में रस्सी जो है वो उस स्टोन को जो है वो रिवॉल्व करवा रही है। अब जरा इमेजिन करें हमारे पास टेंजेंट में मोमेंटम होगा, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंट में होती है ना, और उसका जो रेडियस है या उसका जो ओ से पोजीशन वेक्टर आर है वो तो हमारे पास ये बन रहा है। क्या एंगल बन रहा है दोनों के दरमियान, ये तो 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब जब कोई चीज परफेक्ट सर्कल में मूव कर रही हो तो उसमें जो आर और पी के दरमियान है वो एंगल 90 होता है। और यहां पर हमने जितनी भी एग्जांपल्स लेनी वो परफेक्ट सर्कल की ही लेनी है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो थीटा है ना ये 90 डिग्री होगा। क्यों, व्हेन अ बॉडी moves in a circle, तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज 90। थीटा 90 हो जाए तो एल किसके बराबर रह जाएगा, आर पी रह जाएगा, क्योंकि साइन जो 90 होता है ना, याद रखिएगा साइन 91 होता है। तो साइन 91 हो गया तो एल किसके बराबर आ गया, आर पी के। अब ये पी क्या है, पी तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। तो मैं पी की जगह लीनियर मोमेंटम तो याद नहीं आपको एम वी होता है, तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला रीअरेंज करके एम वी आर। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भी फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला भी ठीक है मैग्नीट्यूड्स के लिए, ये वेक्टर फॉर्म है।
और ये फार्मूला भी आपके पास ठीक है, लेकिन ये तब एप्लीकेबल होगा जब थीटा 90 यानी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो। तो अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला वही है जो मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया, लेकिन ये फाइनल फार्मूला नहीं। उसकी वजह क्या है? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? एंगुलर मोशन का। जब हम एंगुलर मोशन की बात करते हैं तो हम सारे पैरामीटर्स, सारी फिजिकल क्वांटिटीज एंगुलर लेते हैं कि नहीं लेते? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पर लीनियर वेलोसिटी आ रही है जो कि हमारे पास लीनियर चैप्टर में होनी चाहिए, एंगुलर मोशन के चैप्टर में नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैं यहां पर v को रिप्लेस करूंगा और मुझे मालूम है v किसके बराबर होता है? r ओमेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा। तो v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं जब v की जगह r ओमेगा पुट करूंगा तो v की जगह r ओमेगा आ जाएगा और साथ r एज इट इज आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा तो m r इंटू r से मल्टीप्लाई होगा तो ये r का स्क्वायर आ जाएगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा। नाउ स्टूडेंट्स, कितने फार्मूले हो गए हमारे पास? हमारे पास 4 फार्मूले हो गए। एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर फॉर्म, एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म, एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म लेकिन सर्कुलर पाथ के लिए, और एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म सर्कुलर पाथ के लिए और एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में। तो देखिए आप लोग, हर फार्मूले के अपने एक फायदा है। ये हो गया हमारे पास जी मैथमेटिकल डेरिवेशन। लेकिन आप लोगों ने याद है स्टार्ट में मैंने क्या सपोज किया था? मैंने सपोज किया था एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है। ये मैंने पहले बताया भी आप लोगों को, यहां मैंने आपको बताया भी था कि ये m क्या है? ये एक पॉइंट मैस है, एक बहुत छोटा मैस। अब पॉइंट मैस है, लेकिन क्या आप सिर्फ पॉइंट मैसेज को घूमते हुए देखते हैं? जमीन जो घूम रही है क्या वो पॉइंट मैस है? जमीन भी तो एक पूरी बॉडी है ना, उसमें तो बहुत से पॉइंट्स होंगे उसके अंदर। तो ये तो एक पॉइंट के लिए था, पूरी बॉडी के लिए फिर क्या करेंगे? जाहिर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम ही निकालना है, लेकिन किसका एंगुलर मोमेंटम? जरा सुनिएगा ध्यान से। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी का। ये जो फार्मूला है ये किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है जी। तो हमारे पास अगर कोई पूरी बॉडी हो जो मूव कर रही हो तो फिर क्या करेंगे? जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, मैं आपको जरा आसान तरीके से समझाता हूं। देखें, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना आपकी बुक ने जो पेज पर डायग्राम बनाई है वो ये है, लेकिन मैं आपको जरा उस तरीके से समझाता हूं जिससे मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझाया था, तो आपको ऑटोमेटिकली ये बात भी समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने यही डायग्राम बनानी जो आपकी बुक ने बताई है। जरा देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर ये एक पॉइंट आप देख रहे हैं। इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकता ना, क्योंकि मुझे मालूम है एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला है। अब जरा इमेजिन करें एक और पॉइंट, ये जो नया पॉइंट है इसका एंगुलर मोमेंटम भी तो मैं निकाल सकता हूं। फिर एक और पॉइंट इमेजिन करें, उसका एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकता हूं, और इसी तरह आप पॉइंट बढ़ाते जाएं, हर एक का एंगुलर मोमेंटम निकालते जाएं। जब आप सारे पॉइंट्स का एंगुलर मोमेंटम ऐड करेंगे तो यार ये तो पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ना आ गया। तो यहां से क्या सीखा हम लोगों ने कि अगर आप पूरी बॉडी एक रिजिड बॉडी हो लेकिन उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो आप हर पॉइंट का अलग-अलग एंगुलर मोमेंटम निकाल के ऐड कर दें, बस इतनी सी बात है। तो जरा देखते हैं, यहां पर हम कहते हैं कि जो पहला पॉइंट होगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अब हमें मालूम है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो पहला पॉइंट है तो एम आर स्क्वायर ओमेगा तो लिखूंगा, लेकिन m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट होगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2। जो तीसरा पॉइंट होगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? m3 r3 स्क्वायर ओमेगा 3। नाउ स्टूडेंट्स, टोटल पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालूंगा? सबके एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड कर दूंगा। तो जरा देखिए, मेरे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम बराबर आएगा पहले पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम, दूसरे पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम, तीसरे पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम, अप टू जितने भी मैंने डिवाइड किए हैं पार्ट्स उनमें nth पार्ट का भी एंगुलर मोमेंटम। अब फर्स्ट पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम कितना आया है? m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1। पॉइंट 2 का एंगुलर मोमेंटम कितना है? m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2। पॉइंट 3 का
m3r3 स्क्वायर ओमेगा 3 और पॉइंट n का mn rn स्क्वायर ओमेगा n। नाउ स्टूडेंट्स, कोई चीज कॉमन आ रही है, कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा, लेकिन एक चीज जो है वो यहां पर कॉमन बन जाएगी अगर आप मेरी बात ये तवज्जो से सुनेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। जरा देखें, हमारे पास इस बॉडी के ऊपर दो पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एक पॉइंट आप देख रहे हैं सेंटर से करीब है और दूसरा सेंटर से दूर है। अगर मैं इस बॉडी को सपोज करें 60 डिग्री रिवॉल्व करता हूं तो करीब वाला पॉइंट भी 60 डिग्री रिवॉल्व करेगा, दूर वाला पॉइंट भी 60 डिग्री रिवॉल्व करेगा ना। वो और बात है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन एंगल तो सेम हुआ। इसका मतलब जब कोई चीज सर्कल में मूव कर रही हो, कोई रिजिड बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो, तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो करीब हो चाहे वो दूर हो, उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक जैसा होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक जैसा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी एक जैसी होगी, और एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी होगी तो यहां पर ये सारी एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी को मैंने ऑलरेडी रिजिड तो बोला है। तो रिजिड बॉडी के ऊपर क्या होता है, मैंने पहले बताया कि ऑन ए रिजिड बॉडी, on a rigid body, all points have same angular velocity। हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। मतलब कहने का यह है कि पहले पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, दूसरे पॉइंट की जो ओमेगा 2 है, तीसरे पॉइंट की जो ओमेगा 3 है, करते करते जो ओमेगा n है, सब आपस में बराबर होंगे। जब सब बराबर होंगी तो भाई आप फिर इनको 1 2 3 कहो ही ना, क्या कह दो, ओमेगा कह दो, क्योंकि सारी बराबर जो है। तो जब मैं इन सबको 1 की 2 की बजाय ओमेगा कह दूंगा, यहां पे भी ओमेगा कह दूंगा, आपने अगले स्टेप में करना है। मैं यहां पर अब कर रहा हूं, आपने इसको भी ओमेगा कह दिया और इसको भी ओमेगा कह दिया। अब जरा देखें फार्मूला क्या बन गया। टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे थे, m1r1 स्क्वायर, ओमेगा 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 कांस्टेंट है सब में, तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको कॉमन ले लेता हूं। ये देखिए जी, मैंने ओमेगा बाहर रख दिया, ठीक है जी। ये ओमेगा बाहर जा चुका है, अंदर क्या रह जाएगा, ये चीज ओमेगा के बगैर वाली, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इससे पिछला वाला आर्टिकल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब एम आर स्क्वायर, तो ये क्या है, एम आर स्क्वायर नहीं है, लेकिन साथ 1 1 आ रहा है, इसका मतलब ये एम आर स्क्वायर है, यानी कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पहले पॉइंट का, पूरी बॉडी का नहीं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, दूसरे पॉइंट का। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, तीसरे पॉइंट का। तो अगर आपके पास ये पॉइंट था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, ये दूसरे पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये तीसरे पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप इन सारे पॉइंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करो तो क्या बन जाएगा, आपके पास पूरा स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बन जाएगा। तो हमारे पास इस पूरी ब्रैकेट के अंदर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि ये सारी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 की बजाय मैं लिख देता हूं I और I का मतलब जनरल टर्म, और यहां पर मैं सिग्मा लिख देता हूं और I की वैल्यू 1 से लेकर n तक। इसका मतलब क्या है, देखें, ये ऊपर वाली चीज जो इतनी बड़ी है उसको मैंने छोटा करके खुलासा करके लिख दिया। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि हमारे पास I की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, I की वैल्यू 1 इधर भी आएगी, 1 इधर भी आएगी, तो m1 r1 स्क्वायर, ये पहली टर्म आ जाएगी। फिर सिग्मा क्या कहता है, एक प्लस लगाओ, फिर I की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करूंगा, ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर सिग्मा प्लस लगाएगा, फिर 3 पुट करूंगा, ये टर्म आ जाएगी। और कहां तक पुट करते जाना है, वो देखो ऊपर अपर लिमिट लिखी हुई है n तक। तो जब n पुट करेंगे ये सारी चीज आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी पूरी बॉडी। तो इसका मतलब किसी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोगों ने निकाला हुआ था, लेकिन हम किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी बॉडी के हर पॉइंट का अलग-अलग कैलकुलेशन करके उनको ऐड करके टोटल आंसर निकालना पड़ेगा। ये बात आपको इस पेज पर लिखी हुई नजर आ रही है और ये फार्मूला भी आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन जो डायग्राम है साइड पर आप लोगों ने ये वाली बनानी है। मैंने आपको इसको स्फीयर के कॉन्सेप्ट से समझाया क्योंकि उससे जरा थोड़ा आसान है। आइए अब चलते हैं इस लेक्चर की लास्ट चीज की तरफ, और वो है
टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आज की आखिरी चीज है आपकी, बुक ने भी एंड पर डिस्कस की हुई है। एक एंगुलर मोमेंटम है जिसे हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसको सिंबल देते हैं एल एस। एल तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आना ही है, एस बता रहा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम बेसिकली एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम किसका? ऑफ ए स्पिनिंग बॉडी। एक स्पिनिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। अब ये हमारे पास दो टाइप्स क्यों हैं? हमने पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम कब होगा? जब भी कोई चीज घूम रही होगी। ये जो घूमना है ना, उर्दू में जैसे हम कहते हैं घूमना, घूमना दो तरह से होता है। समटाइम्स कोई चीज एक ऐसे एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करती है जो उसी बॉडी के अंदर से पास कर रहा हो, जैसे जमीन का अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करना है ये घूमना, लेकिन इसको रोटेशन या स्पिन कहते हैं। इसी तरह से व्हील का घूमना, ये भी घूम रहा है, लेकिन जिस पॉइंट के गिर्द व्हील घूम रहा है वो पॉइंट या वो एक्सिस जो है वो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से पंखा जो है वो भी स्पिन कर रहा है, क्योंकि जिस पॉइंट के गिर्द वो रिवॉल्व कर रहा है वो एक्सिस या वो पॉइंट जो है बॉडी के अंदर लाई करता है। ऐसी सूरत में घूमना तो कहते हैं, लेकिन इस स्पेशल टाइप को हम कहते हैं स्पिन। और जब चीज स्पिन कर रही हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम बनता है। और आप इसकी एग्जांपल आगे दे सकते हैं, स्पिनिंग ऑफ अर्थ, और भी जो चीजें स्पिन कर रही हैं, जैसे स्पिनिंग ऑफ टॉप, ये जो हमारे पास लट्टू होता है, ये जो घूम रहा है ये भी एक स्पिन कर रहा है। इसी तरह ये जो डांसर्स होते हैं जो स्केट डांसिंग करते हैं, ये भी अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं, ये भी हमारे पास स्पिनिंग में ही आ जाता है। और आपकी बुक ने ये एग्जांपल भी दी है स्पिनिंग की, तो यहां ये बुक ने डेफिनेशन दी है और साथ ये एग्जांपल भी बुक ने दिया। अब ये दूसरी टाइप की स्पिनिंग क्या होती है? दूसरी टाइप की एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। है तो एंगुलर मोमेंटम ना, तो एल बोलेंगे लेकिन साथ छोटा सा ओ लिखेंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे मैंने बताया, एंगुलर मोमेंटम किन चीजों का होता है? जो चीजें घूम रही हो। और घूमना कितने किस्म का होता है? एक तो अपने एक्सिस पर घूमना हो सकता है, लेकिन सम टाइम कुछ चीजें ऐसे पॉइंट के गिर्द घूम रही होती हैं जो उस बॉडी से बाहर होता है। मिसाल के तौर पर जमीन का सूरज के गिर्द घूमना, ये एक ऑर्बिटल मोशन है तो घूमना, लेकिन स्पिनिंग नहीं है। इसी तरह से हमारे पास चांद का जमीन के गिर्द घूमना, ये भी एक ऑर्बिटल मोशन है। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये भी एंगुलर मोमेंटम होता है, लेकिन किसका एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो। इसकी एग्जांपल क्या देंगे? इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं बहुत सारी एग्जांपल, जैसे मैंने बताया रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, इसी तरह से रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के गिर्द भी तो घूमना, एक ऑर्बिट में घूमना है ना। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास कुछ एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम की। अब जरा देखिए, हमारे पास अगर एक शख्स एक गोल दायरे में घूम रहा हो तो ये भी तो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये एग्जांपल आप लोगों की बुक ने भी यहां पर एक्सप्लेन की हुई है। नाउ स्टूडेंट्स, एक आखिरी बात आज की, और वो ये है कि हमारे पास जमीन को अगर हम देखें तो जमीन अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है, तो इसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो होगा। साथ साथ ये सूरज के गिर्द भी रिवॉल्व कर रही है, तो इसके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा। अब जरा इमेजिन करें, एंगुलर मोमेंटम जो है उसके फार्मूले में क्या आता है? उसके फार्मूले में आर आता है, रेडियस। जब जमीन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, अगर आप इसको क्लोजली देखें तो ये जो स्पिन के दौरान रेडियस बन रहा है, इसका अपना रेडियस है। लेकिन जब जमीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही होगी तो जो ऑर्बिट का रेडियस होगा वो इतना ज्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब कौन सा रेडियस ज्यादा होगा?
ऑर्बिट में मूव करने वाला रेडियस के स्पिन वाला, तो आप कहेंगे ऑर्बिट वाला। तो फिर कौन सा एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम? तो आप कहेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो याद रखिएगा आखिरी बात कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के मुकाबले में काफी ज्यादा होता है। और ये दोनों बातें आपके बुक के इस पेज पर एंड पर लिखी हुई हैं, जिसमें उन्होंने टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी डिस्कस किए और उनकी एग्जांपल भी साइड पर दी हुई हैं, और एंड पर यह भी बता दिया है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा होता है, इस वजह से वो स्पिन के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको मोमेंटम का और ज्यादा आइडिया आ गया होगा और दोनों मोमेंटम्स में डिफरेंस क्या है ये भी पता चल गया होगा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।